तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत से भी ज़्यादा वाला मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ हमारे अपर मून 1 कोकुशिबो की बैटल। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तुम्हें पता होगा कि मैं इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर कर रहा हूँ और अब तक मैंने आकाजा और डोमा की फाइट्स कवर कर दी हैं। अगर तुम न्यू हो चैनल पे, प्लेलिस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, पहले जाके वो वीडियोस देख लो। और आज तक डीमन स्लेयर के अंदर तुमने जितनी भी फाइट्स देखी हैं, कोकुशिबो की फाइट उन सबसे बाहर है। इसमें हमारा कोकुशिबो जाने वाला है अगेंस्ट 3 हाशिरा और 1 नॉर्मल डीमन स्लेयर के। इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, कुछ लोगों की बैक स्टोरीज हमें जानने को मिलेंगी थोड़ी बहुत, और इसके अंदर जो क्लैशेज है ना भाई, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, बहुत प्यारे क्लैश हैं भाई। वीडियो को एंड तक वॉच करना। ये जो वीडियो है इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो भाई इसको एंड तक वॉच करना। तो इसी के साथ वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 8, जहां पे आज मैं टोटल 6 चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। चैप्टर 164, 165, 166, 167, 168 और आखिर में 169। और भाई साहब इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, एडिटिंग, वॉइस ओवर सब के अंदर। तो भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर इस वीडियो के ऊपर 5K से ऊपर व्यूज हो गए तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई जो मैंने मेहनत की है मुझे उसका फल मिल चुका है। तो बस भाई साहब अब इंट्रो को और लंबा में नहीं खींचता, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 164 स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि डोमा को हराने के बाद इनोसके और कनाओ जख्मी हालत में बाहर निकल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है तांजीरो पर, जो होश में आ गया था, और वो उठकर देखता है कि ग्यू आग जला के बैठा हुआ है और उसने अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर रखा हुआ है। ग्यू बोलता है कि प्रेशर लगाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, इसलिए मैं अपने जख्मों को जला रहा हूँ। मैंने तुम्हारे अपर लेफ्ट आर्म पर प्रेशर डाला है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो अपने कपड़े उतार के इधर आओ, मैं तुम्हारे जख्मों को जला देता हूँ। तुम्हें ये पहले से ही पता होगा, ये बस अभी शुरुआत है। हमारा मेन गोल मुजान है, लेकिन उससे पहले हमें अपर 1 और अपर 2 को भी हराना होगा। तांजीरो भी सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वहां पे एक क्रो आता है और उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि शिनोबू, इनोसके और कनाओ ने मिलकर अपर 2 डोमा को मार दिया है। तांजीरो पूछता है क्या इनोसके और कनाओ ठीक हैं? वो कहता है हाँ काइंडा। तांजीरो सोचता है ये तो अमेजिंग है, हम मुजान के करीब पहुंच रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं हमारी दिल की धड़कन, हम सबका प्यार मित्सुरी को, जो ओबनाई से बोलती है कि इगुरु-सान मैंने उसे ढूंढ लिया, अपर मून 4। ओबनाई सोचता है कि तोकितो और बाकी सब ने मिलकर अपर 4 को मार दिया था, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट भी कर ली। मित्सुरी सोचती है कि शिनोबू मुझसे भी ज्यादा यंग थी और वो मेरे से पहले मारी गई, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वो नाकीमे पर अटैक करने जाती है। नाकीमे उसके सामने दरवाजा खड़ा कर देती है, जिससे टकराकर वो नीचे गिरने लगती है और काफी ज्यादा एम्बैरस फील करती है। ओबनाई यहाँ पे इसे बचा लेता है और बोलता है हमें हमारे ओपोनेंट की पावर के बारे में नहीं पता, इसलिए पहले हमें उसे सही से देखना चाहिए। तभी वो इनके नीचे के गेट्स को हटा देती है। ये दोनों अपनी स्पीड की हेल्प से बच जाते हैं। तभी वो दोबारा से मित्सुरी के नीचे से काफी सारे गेट्स खोल देती है, मगर मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से उनसे बच जाती है। वो ओबनाई पर काफी सारे गेट से अटैक करती है, मगर ओबनाई उन्हें काफी इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन एक रूम वहां से मित्सुरी को सीलिंग के पास लेके जा रहा था। मित्सुरी सोचती है कि मैं इन दोनों के बीच में आके क्रश हो जाऊंगी, मगर तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देती है और वहां से फ्री हो जाती है और बोलती है अच्छा तो तुम इन रूम्स को कंट्रोल कर सकती हो। मित्सुरी फिर से उसके पास अटैक करने जाती है और बोलती है कि मैं एक ही ट्रिक में वापस नहीं फंसूंगी। ऐसा ही होता है, मित्सुरी इसकी ट्रिक में वापस नहीं फंसती। जैसे ही वो आगे आती है, नाकी में उसके पीछे एक और गेट खोल देती है और वो उस गेट से वापस नीचे चली जाती है। तभी एकदम से ओबनाई की स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास आती है। सरपेंट ब्रीथिंग, सेकंड फॉर्म, स्मॉल स्नेक्स, पॉइजन फैंग, बट नाकी में फिर से अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उससे बच जाती है। ओबनाई सोचता है कि इसका ब्लड डीमन आर्ट ऐसा नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि ये लोगों को मार पाए, लेकिन कोई डाउट नहीं ये सबसे ज्यादा अनोइंग है। ये फाइट एक्सट्रीमली इरिटेटिंग होने वाली है। तभी हम ग्योमे और तोकितो को देखते हैं, जो मुजान के काफी पास पहुंच चुके थे, मगर तभी वहां से एक रूम आता है और वो अपने साथ तोकितो को खींचता हुआ ले जाता है। ग्योमे बोलता है तोकितो बोलता है कि आप मेरी फिक्र मत करिए, आप आगे बढ़िए। तोकितो को यहाँ पे एक रूम में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे एक डीमन खड़ा है, जो उसे देख के कहता है तो अच्छा डीमन हंटर तुम यहाँ आ ही गए, तुम जरा इस डीमन को देखो, कितना प्यारा डीमन है। कोकुशिबो बोलता है पता नहीं क्यों पर तुम्हें देख के काफी फेमिलियर वाइब आ रही है। तोकितो सोचता है
अपर मून 1। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 165 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोकुशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की हेल्प से तोकितो की फुल बॉडी को देखता है। तोकितो सोचता है ये अपर मून 1 है, ये दूसरे अपर मून्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसके पास एक ब्लेड भी है। क्या ये डीमन बनने से पहले एक डीमन स्लेयर था? फिर तो पक्का ये कोई ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज करता होगा। तोकितो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को ही बाहर नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी उसको फाइट करने से मना कर रही थी। तोकितो भी सोचता है कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कोकुशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तोकितो मुइचिरो। कोकुशिबो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सुकीगुनी नाम अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। सुकीगुनी ये क्या है? कोकुशिबो बोलता है कि 1000 साल हो चुके हैं, जब मैं इंसान था तो मेरा नाम सुकीगुनी मिचिकात्सु था। और यहाँ पर हमें बहुत 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 बड़ी चीज रिवील की जाती है। कोकुशिबो बोलता है कि तुम भी सुकीगुनी फैमिली से हो, तुम मेरे डिसेंडेंट हो, यानी कि तुम मेरे ऑफस्प्रिंग हो। यानी कि कोकुशिबो के जो बच्चे थे जब वो इंसान था, उनकी जो आगे जनरेशन चली, उन्होंने जो आगे शादी की, उनमें जो आगे मतलब उनकी जनरेशन चलती गई, उसके अंदर ही तोकितो पैदा हुआ है। यानी कि कोकुशिबो तोकितो का ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पता नहीं जो भी फादर है वो लगता है। तोकितो की ये सुन के पूरे तरीके से फट जाती है कि मैं इस बंदे का ऑफस्प्रिंग हूँ, इम्पॉसिबल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या ये फर्स्ट ब्रीथिंग का यूजर है? पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, अपने आप को शांत करो। और तभी तोकितो एक सेकंड से भी कम टाइम के अंदर अपनी सारी घबराहट को दूर कर लेता है। कोकुशिबो भी इसकी मेंटल पावर से काफी इंप्रेस होता है और वो उसकी तारीफ भी करता है। तोकितो एकदम से उसके पास आता है, मिस्ट ब्रीथिंग, सेकंड फॉर्म, लेयर्ड मिस्ट। पर कोकुशिबो उस अटैक को बच्चों की तरह डॉज कर लेता है। ये टेक्निक काफी अच्छी है, नॉट बैड। फिफ्थ फॉर्म, सी ऑफ क्लाउड मिस्ट। पर वो इस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है, मुइचिरो तुम 14 साल के हो, फिर भी तुम्हारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तुमने खुद को इतनी जल्दी शांत भी कर लिया, तुम्हारा इमोशंस के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। भले ही मेरा नाम तुम्हारे साथ नहीं रहा, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर मेरे सेल्स मौजूद हैं। तोकितो बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन 1000 साल हो चुके हैं, मेरी बॉडी के अंदर तेरा एक भी सेल नहीं बचा। और यहाँ पर वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अपीयर करता है। कोकुशिबो सोचता है, मार्क मैंने देखा, वो अपीयर हुआ। मिस्ट ब्रीथिंग, 7th फॉर्म, हेस। कोकुशिबो सोचता है कि किसी भी मिस्ट स्टाइल यूजर ने आज तक ये टेक्निक यूज नहीं की। तभी तोकितो की स्वॉर्ड एकदम से उसके गले के पास पहुंच जाती है, लेकिन कोकुशिबो इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और सोचता है कि इसकी मूवमेंट्स को पढ़ना काफी मुश्किल है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो तोकितो ने इसको खुद क्रिएट किया है, अब मुझे भी अपने ब्लेड को अनशेडेड करना होगा। तभी हमें यहाँ पे पूरे डीमन स्लेयर फ्रेंचाइज में फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है मून ब्रीथिंग। कोकुशिबो यूज करता है मून ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, डार्क मून इवनिंग श्राइन, और वो एक ही अटैक के अंदर तोकितो के हाथ को काट देता है। तोकितो अपने कटे हुए हाथ को देखता है मून ब्रीथिंग तो ये ऐसी टेक्निक्स भी यूज कर सकता है जिसमें डीमन बनने के बाद भी सांस लेना पड़े। इसकी स्पीड दूसरे ही डायमेंशन से है। वो अपनी किमोनो को अपने मुंह के अंदर लेता है, अपने मसल्स को रोककर अपने खून को रोकने की कोशिश करता है और दोबारा से कोकुशिबो पर अटैक करने जाता है। कोकुशिबो भी काफी इंप्रेस होता है। मिस्ट ब्रीथिंग, एडवेंशनल स्लैश। कोकुशिबो उसकी स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों से रोकता है, उसकी छाती में घुसाकर उसको पिलर के ऊपर टांग देता है और बोलता है, मेरे डिसेंडेंट मुझे अलाउ करो तुम्हें एक डीमन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ताकि तुम उस आदमी के काम आ सको। किस आदमी की बात कर रहा है तुम्हें पता है? मुजान। और ये मुजान को किस तरह बोल रहा है भाई? ताकि तुम उस आदमी के काम आ सको। इसने साथ कोई भी मतलब रिस्पेक्ट वाला वर्ड यूज ही नहीं किया भाई, बिल्कुल भी। मतलब समझ सकते हो भाई कोकुशिबो किस लेवल का बंदा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 166 स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि तांजिरो को उस क्रो ने लेटर दे दिया था जो क्योजिरो के छोटे भाई ने उसे भेजा था। फिर हम फाइट के अंदर आते हैं जहाँ पे कोकुशिबो बोलता है, मेरा डिसेंडेंट ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। अगर तुम्हें अपने हाथ की फिक्र है तो डीमन बनने के बाद वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। मैं इकलौता अपर मून हूँ जो इस टाइम लड़ सकता है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा वेलकम करेंगे। और इनके पीछे गेनिया आ चुका है। कोकुशिबो बोलता है, मुझे तुम्हारी ब्लीडिंग रोकने दो। अगर तुम खून बहने से मर गए या अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट ना किया तो तुम मर गए, तो मौत ही तुम्हारी तकदीर होगी और इसका मतलब ये होगा तुम्हारा सफर यहीं तक था। गेनिया पीछे से अपनी अमेरिकन ब्रीथिंग से अटैक करता है। कोकुशिबो एकदम से उसके पीछे आके बोलता है, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? और वो गेनिया का एक हाथ काट देता है। ये देखकर मुइचिरो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और इधर वो गेनिया का दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर वो बोलता है, अच्छा तो तुम डीमंस को खाते हो। और
जैसे उसे ये बात पता चलती है वो उसको बीच में से काट देता है। तोकी तो यहाँ पे काफी कोशिश करता है लेकिन वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। कोकुशिबो बोलता है तुम अब भी नहीं मरे, मैंने तुम्हें बीच में से काट दिया है। 300 साल पहले तुम्हारी तरह ही एक स्वॉर्ड्समैन था जो डीमंस को खाता था, वो मर गया जब मैंने उसको बीच में से काटा, पर लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे तुम्हारा सर काटना होगा। मैं फेक डीमंस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो गेनिया की गर्दन के पास अपनी स्वॉर्ड ले आता है, बट तभी वहां पे एंट्री होती है बड़े भैया सानमे की। विंड ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। कोकुशिबो पीछे हटता है। ओ द विंड पिलर। सानमे बोलता है हाँ मैं हूँ विंड जो तुझे मारेगा। गेनिया बोलता है अनाकी। सानमे बोलता है मैं बहुत सीरियस हूँ, तुम बहुत ही बुरे छोटे भाई हो। तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने हमारी माँ को क्यों मारा? ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। गेनिया को तांजिरो की एक बात याद आती है जिसमें तांजिरो से बताता है कि विंड हाशिरा तुम्हारा भाई, उसके बारे में बात की जाए तो वो गुस्सा है तुम्हारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने पे, पर मैंने ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया कि वो तुमसे नफरत करता हो और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उससे जो कहना चाहते हो बिना डरे कह सकते हो, बल्कि सच तो ये है सानमे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब तुम्हें समझ आया कि सानमे इससे इतनी रूडली बात क्यों करता है, क्योंकि वो गुस्सा है कि ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आ रहा है तो ये डीमन से लड़ेगा तो खतरे में पड़ेगा। वो उसकी केयर करता है बट वो दिखाता नहीं है ऐसा। प्रेजेंट में सानमे बोलता है कि तुम्हें शादी करके बच्चे करके बूढ़े होने तक जीना चाहिए था। हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए, हम अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें अपने बच्चों और बीवी के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में किसी भी डीमन को आने ना देता। गेनिया रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोकुशिबो बोलता है डीमन स्लेयर ब्रदर्स हाउ नॉस्टैल्जिक। सानमे काफी गुस्से में बोलता है तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया, यू फक्ड आई बास्टर्ड। भाई 6 आइज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की इसने। सानमे अटैक करने के लिए उसके पास आ जाता है। कोकुशिबो उस पे अटैक करता है। सानमे नीचे झुक के उसकी टांगों के नीचे घुस के अटैक करता है, बट कोकुशिबो उस अटैक को डॉज कर लेता है। विंड ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट विल्ड वाइंड। तोकी तो बोलता है इसने अपनी स्वॉर्ड को ड्रू किया है। सानमे बोलता है ये काफी डिस्गस्टिंग ब्लेड है, मैं सही हूँ। और यहाँ पर कोकुशिबो का ब्लेड हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, जिसके ऊपर तुम देख सकते हो आंखें बनी हुई हैं जो भाई लिटरली मूव भी कर रही हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 167 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सानमे और कोकुशिबो की स्वॉर्ड्स आपस में टकराई हुई हैं। मून ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म कर्स्ड वॉल्टेक्स ऑफ द चोस्टली मून। और वो सानमे को दूर कर देता है। सानमे बोलता है तुम उन स्लैशेस को रिलीज कर सकते हो बिना अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किए। तभी ये दोनों आपस में फिर से भिड़ते हैं। विंड ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म। कोकुशिबो बोलता है बुरा नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक्स और फिजिकल बॉडी अपने पीक पर है। सानमे सोचता है इस बंदे की स्किल्स देखकर मेरे गूज बम्प्स नहीं रुक रहे। उसका हर एक स्लैश कुछ ब्लेड्स के साथ सराउंडेड होता है और वो इसके साइज और लेंथ को चेंज करता रहता है। मुझे हैरानी नहीं है कि तोकी तो कैसे हार गया। मैं इसके अटैक्स को रोकना चाहता हूँ पर ये हैं ही इतने रैंडम। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से बच पाया, वरना मैं डिफेंस नहीं कर पाता। इसके साथ ये ब्रीथिंग भी यूज कर सकता है। एक डीमन अननेचुरल रीजनरेशन प्लस फिजिकल पावर के साथ ये ब्रीथिंग भी यूज कर सकता है। इसकी पावर और स्पीड अभी भी बढ़ रही है, इसमें मजा आएगा। तुम एक वर्थ किलिंग डीमन हो। विंड ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म प्योरीफाइंग विंड क्लॉज। ये अटैक कोकुशिबो के ब्लेड के पास पहुंच जाता है बट कोकुशिबो इसको दूर कर देता है। सानमे ऊपर से उसके पास अटैक करने आता है। कोकुशिबो इधर कुछ ब्लेड्स को रिलीज करता है बट तभी एक स्वॉर्ड यकदम से उसके गर्दन के नीचे पहुंच जाती है। कोकुशिबो इसको डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि सानमे ने इसको पैर से पकड़ा हुआ था। गेनिया जब इस स्वॉर्ड को देखता है वो बोलता है मेरी स्वॉर्ड। तभी इन दोनों का फिर से क्लैश होता है एंड भाई जस्ट लुक एट दिस पैनल। जब ये एनिमेट होगा मैं बता नहीं सकता क्या होगा भाई। कोकुशिबो सोचता है ये अभी भी अपनी टेक्निक यूज कर रहा है, क्या ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इधर सानमे की नाक से खून निकलने लगता है और वो सोचता है मैं अपनी पलके तक नहीं झपका सकता, मैं बस मरने ही वाला था क्योंकि मेरी थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो गई। कोकुशिबो सोचता है बहुत पहले जब सेंगोकू एरा था तब इसी तरह विंड हाशिरा और मैं एक दूसरे को फाइट से इंप्रूव करते थे। मून ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म सॉलिटरी मून इन द इटर्नल नाइट एविकी। और ये सारे के सारे स्लैशेस सानमे को लग जाते हैं और काफी सारे पिलर्स भी कट के नीचे गिर जाते हैं। गेनिया सोचता है क्या हुआ, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा पिलर्स की वजह से। इधर सानमे की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। कोकुशिबो बोलता है कि अगर तुम जरा सा भी हिले तो तुम्हारे ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल आएंगे। तभी कोकुशिबो को यहाँ पे कुछ अजीब फील होता है। मेरी पल्स
बढ़ गई है, ये क्या है? साने में हंसते हुए बोलता है, रेयर ब्लड फॉर डीमंस। ये बिल्कुल शराब के नशे की तरह है। वो तभी कोकुशिबो पर अटैक करने जाता है। कोकुशिबो यहाँ लड़खड़ाने लगता है। साने में बोलता है, क्या हुआ, तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? मुझे पता नहीं था कि ये अपर मून पर भी काम करता है। मेरे खून की वजह से डीमंस नशे में चले जाते हैं। ये रेयर से भी रेयर खून है। अब तुम दावत का मजा लो। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 168 स्टार्ट होता है, जिसमें साने में सोचता है, जैसे ही मुझे पता चला मेरा ब्लड स्पेशल है, मैंने डीमंस को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा खून मेरी माँ पर गिरा, वो लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद मैंने उन्हें मार दिया। मेरी आंखों ने रंगों को देखना बंद कर दिया और सब कुछ धुंधला दिखने लगा, जिससे रात में मेरा स्ट्रगल बढ़ गया। मुझे निचरिन ब्लेड या डीमन स्लेयर के बारे में नहीं पता था, पर मेरे पास काफी सारे वेपन्स थे। मैं डीमंस को पकड़कर उन्हें सूरज में जला देता था। मैं सिर्फ अभी तक अपने खून की वजह से बचा हुआ, लेकिन एक दिन मुझे एक डीमन स्लेयर मिला जो उसी डीमन के पीछे था जिसके पीछे मैं था। मैं यहाँ तक सिर्फ मासाचिका की वजह से पहुंच पाया, पर मुझे पता है अच्छे लोग मर जाते हैं। ये इस दुनिया का पागलपन है। मैंने मासाचिका के साथ मिलकर लोअर मून 1 को हराया, लेकिन मैं अकेला ही हाशिरा बना। प्रेजेंट में साने में यूज करता है विंड ब्रीथिंग, सिक्स्थ फॉर्म, ब्लैक स्मोक, स्ट्रॉम। कोकुशिबो सोचता है ये अभी भी लड़ सकता है। अगर और कोई हाशिरा होता तो ये बैटल कब की खत्म हो जाती। और इसने अपने ब्लड को रोक लिया। क्या इसने अपने ब्लड को सॉलिड कर लिया अपनी ब्रीथिंग के साथ? क्या वो अपने मसल से अपने ऑर्गन्स को दबा रहा है ताकि वो बाहर ना निकले? पर जो भी हो, एक नॉर्मल ह्यूमन इस चीज को कभी नहीं कर सकता। मुझे इस खून से नशा हो रहा है। तभी वो सानेमे की स्वॉर्ड को अपने पैर के नीचे देके दबा देता है और कोकुशिबो का ब्लेड सानेमे की गर्दन तक पहुंच जाता है। सानेमे सोचता है ये मुझे गुस्सा दिलाता है। कुछ लोग यहाँ पे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ हंस रहे हैं। वो अपने हाथ गंदे नहीं करते, वो अपनी जिंदगियां दाव पर नहीं लगाते, वो सिर्फ ऊपर बैठकर ऑर्डर देते हैं। फ्लैशबैक के अंदर सानेमे हाशिरा मीटिंग में कगाया से कहता है, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो या मुझे कहना चाहिए ओयाकाता। ग्योमे बोलता है, सानेमे लगता है तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। मगर कगाया को कहता है, ग्योमे कोई नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। सानेमे बोलता है, तुम हमें कुछ नहीं समझते। मैं एक नजर में बता सकता हूँ तुम्हें स्वॉर्ड चलानी नहीं आती और तुम डीमन स्लेयर के लीडर हो। ये कितना डिस्कस्टिंग है। चलो भी, तुम सब इसके ऑर्डर्स मानते हो। कगाया बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तलवार चलाने की कोशिश की थी, पर मैं उसे 10 से ज्यादा दफा स्विंग ही नहीं कर पाया। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं तुम लोगों जैसा बनना चाहता था, ताकतवर जो लोगों की जिंदगियां बचा सके, पर मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें इतना दर्द पहुंचाने के लिए माफ करना। सानेमे सोचता है, उन्होंने जो बोला मुझे मेरी माँ की याद आ गई। एक ऐसा प्यार जो पेरेंट्स अपने बच्चे से करते हैं। कगाया बोलता है, अगर तुम एक कठपुतली हो तो मैं भी वही हूँ। मैं डीमन स्लेयर्स को चलाता हूँ। अगर मैं मर भी गया तो कुछ नहीं बदलेगा। मेरे पास पहले से ही मेरा सक्सेसर है। ये तुम्हारी पहली हाशिरा मीटिंग है सानेमे, इसलिए तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं बिल्कुल भी ऊंचा फील नहीं करता। हर कोई खुद ही मेरी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ तुम एक हाशिरा के तौर पर लोगों को बचाओ। यही मेरी आखिरी विश है। ये मेरी गलती है कि मासाचिका के मरने के बाद ही मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। तुम दोनों आपस में भाइयों की तरह थे। सानेमे सोचता है, वो नाम। कनाए कहती है, शिनाजुगावा जब से मास्टर लीडर बने हैं तब से लेकर अब तक जितने भी डीमन स्लेयर्स मरे हैं उन्हें एक एक का नाम याद है। सानेमे सोचता है, इम्पॉसिबल, मुझे तो उन लोगों का नाम भी याद नहीं है जो मेरे साथ लड़े थे। कगाया कहता है, डीमन स्लेयर में सभी अपनी विल्स को खुद लिखते हैं। कभी कभी ये अलग होती हैं, पर ज्यादातर ये एक जैसी ही होती हैं। और मासाचिका भी अलग नहीं था। मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। मासाचिका का एक भाई था जो मर गया था और वो तुम्हारे अंदर उस भाई को देखता था। उसने एक अच्छा फ्यूचर देखा था। वो चाहता था जिन लोगों से भी वो प्यार करता है वो खुश रहें, कोई भी चीज उन्हें खतरे में ना डाले। भले ही वो खुद उस फ्यूचर तक ना पहुंच पाए, पर वो बाकियों को जिंदा रखना चाहता था। सुनकर सानेमे यहाँ पे रोने लगता है। प्रेजेंट में सानेमे गेनिया की गन से कोकुशिबो की ब्लेड को रोक लेता है और शूट करता है, पर कोकुशिबो अपने ब्लेड से इसको डॉज कर लेता है। मून ब्रीथिंग, थर्ड फॉर्म, डेथ मून ऑफ अबंडोनमेंट चेन। पर तभी कोई चीज कोकुशिबो को पीछे धकेल देती है। कोकुशिबो कहता है, बस ये एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। और इधर एंट्री ली है हमारे द
स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा ने, जो बोलता है हम डीमन स्लेयर्स यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक हर एक डीमन इस दुनिया से ना चला जाए। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 169 स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि ग्योमे कहता है शिनाजुगावा अपने जख्मों पर टांके लगा लो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। सान में कहता है ठीक है और इसके लिए सॉरी। कोकुशिबो ग्योमे की फुल बॉडी को देखता है और उसको देखने के बाद जो वो कहता है वो सुनने के बाद तुम्हें इस मॉन्स्टर की ट्रू पावर के बारे में पता चलेगा। कोकुशिबो बोलता है आउटस्टैंडिंग, इसकी बॉडी अपनी लिमिट्स पर है। 300 सालों से ज्यादा हो चुके हैं कि मैं इसके लेवल के वॉरियर से मिला हूं, मतलब ये जानवर किस लेवल पे है इस टाइम तुम समझ सकते हो। ग्योमे अपनी चेन को घुमाने लगता है। कोकुशिबो सोचता है हवा उसकी तरफ बह रही है और अगले ही पल वो कोकुशिबो पर अटैक कर देता है। तभी ग्योमे की एक्स उसकी गर्दन के पीछे आ जाती है। कोकुशिबो सोचता है ये एक्स को भी चला रहा है, ये अपने दोनों वेपन्स को एक साथ यूज कर रहा है। टोन ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म सेलेस्टियल सरफेस स्मैश। ग्योमे आयरन बॉल से अटैक करता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। तभी कोकुशिबो के आसपास ग्योमे की चेन्स पहुंच जाती हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से इन्हें काटने की कोशिश करता है पर वो इन चेन्स को काट ही नहीं पा रहा था। इन चेन्स के बीच में कोकुशिबो के कुछ बाल आ जाते हैं और इसके कुछ बाल यहाँ पे कट जाते हैं। कोकुशिबो सोचता है उसकी बॉल, चेन और एक्स तीनों ही प्योर आयरन से बने हैं। ये काफी हाई ग्रेड वेपन है। मेरे ब्लेड्स मेरे फ्लैश से बना है, इसीलिए वो उन चेन्स को काटने से पहले ही जल जाएगा। एक ऐसा वेपन जो सनलाइट को इतना हद तक अब्सॉर्ब कर सकता है। सेंगोकू एरा में ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था और उस टाइम स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक्स अपने पीक पर थी। उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में जाना होगा। वो यकदम से ग्योमे के पास आता है, अपने ब्लेड को उसकी गर्दन के पास रख देता है मगर ग्योमे उछल के इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो उसके पीछे अपनी एक्स फेंकता है, उसके बाद आयरन बॉल फेंकता है। कोकुशिबो सोचता है वो अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ से इस वेपन को अपनी बॉडी के पार्ट की तरह कंट्रोल कर रहा है। ग्योमे अपनी चेन्स को उसके ब्लेड पर बांध देता है और उसके ब्लेड को ही तोड़ देता है। मून ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म स्टोन ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म मूनलिट पल फ्लावर्स रायोलाइट रैपिड कॉन्क्वेस्ट। कोकुशिबो बोलता है हर वो चीज जो टूटेगी वो फिर से रीजनरेट हो जाएगी। तुम्हारे अटैक्स यूजलेस हैं। और यहाँ ग्योमे के फेस पर एक कट भी लग जाता है। ग्योमे कहता है मैं इसे मुजान के लिए बचाना चाहता था पर अगर मैं इधर मर गया तो मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। और हम देखते हैं ये जानवर अपना डीमन स्लेयर मार्क अपने हाथों पर अनलॉक कर लेता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। तो आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। बाकी भाई एक्सप्लेनेशन तुम्हें पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे भाई लाजमी से कमेंट बॉक्स में बता देना। एक कमेंट अगर तुम कर दोगे भाई तुम घिस नहीं जाओगे, ठीक है ना, कमेंट कर दिया करो। बाकी बस यार हमारी कोकुशिबो की फाइट भी एंड हो जाएगी हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर मेरे ख्याल से। और इन्फिनिटी कैसल आर्क भी एंड होने ही वाला है मेरे चैनल के ऊपर। अगर अभी तक तुम लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट तुम्हें चैनल पे खुली देखने को मिल जाएगी, तुम जाके पहले वो पार्ट्स देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कमेंट लाजमी कर देना ताकि मैं तुम लोगों से बातें कर सकूं। सायोनारा।